आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कंपनी का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि क्या उनका बिजनेस मॉडल है, साथ में उनका Q3 FY26 का नंबर आ चुका है, हम उसी को एनालाइज करने वाले हैं। तो आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंपनी का Q3 का नंबर आया है और बहुत सारे कंपनी का कॉन कॉल भी आज हुआ है। तो फिर अब आप मान के चलिए डेली 3 4 5 वीडियो तो आना ही आना है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर अगर मैं सबसे पहले बात करूं लीला पैलेस का, तो इनका आप देखोगे ना इस बार के क्वार्टर में Q3 में 21% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। अगर आप इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा देखोगे जो ओवरऑल था इस बार के क्वार्टर में भी 23% से ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और सबसे मेन है ना लीला पैलेस के लिए इस बार के क्वार्टर में वॉच करने के लिए वे है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वे 162% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे इंक्रीज हुआ है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि इनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो पेमेंट होता था ना, जो इन्होंने लोन लेके रखा था उसमें से एक तो कुछ लोन का रीपेमेंट हुआ, तो उसके वजह से इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बचा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना वो भी डिक्लाइन हो गया, वो भी थोड़ा कम हो गया। तो उसके वजह से भी इनको इस बार के क्वार्टर में Q3 में पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट पेमेंट गया है वे कम गया है। तो इसीलिए आप अगर देखोगे तो रेवेन्यू 21% का ग्रोथ हुआ, इबिट्टा 23% का ग्रोथ हुआ, लेकिन जो पैट है ना वे 162% से ग्रोथ हुआ। और खास करके ना कंपनी कुछ क्वार्टर से लॉस में पोस्ट करती थी, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो 4 5 क्वार्टर से लगातार कंपनी पैट पोस्ट कर रही है। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का पैट आया था, इसके पहले भी पैट पॉजिटिव आया था, और इस क्वार्टर में तो आप पूछो ही मत, अच्छे लेवल पे पैट भी आया हुआ है इस क्वार्टर में भी। तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं लीला पैलेस का बिजनेस मॉडल क्या है, तो फिर आपने अगर नाम में देख लिया लीला पैलेस, पैलेस का मतलब क्या हुआ, रिसोर्ट हो गया, जो कि खास करके लग्जरी सेगमेंट में वर्क करते हैं। अगर आप इनका जाके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे ना तो ये लोग मेनली सिक्किम हो गया, राजस्थान हो गया, मुंबई हो गया, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे अयोध्या हो गया, इन सब एरिया में जाते ये लोग वर्क करते हैं। और इनके जितने भी रिसोर्ट होते हैं ना वे सारे अल्ट्रा से भी अल्ट्रा लग्जरी होते हैं। वहां पे जो भी जाते हैं मान के चलिए पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता है, वहां का रिसोर्ट वगैरह पूरा जो नॉर्मल होटल होते हैं ना उससे 1000 गुना ज्यादा बेटर होते हैं और एक्सपेंसिव भी ज्यादा होते हैं। लेकिन ये लोग पूरा मान के चलिए प्रीमियम साइड में वर्क करते हैं। प्रीमियम हो गया, अल्ट्रा लग्जरी हो गया, लग्जरी हो गया, इसी सब सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है। और अभी राइट नाउ Q3 FY26 के एंड में इनके पास 14 प्रॉपर्टी है फिलहाल के लिए। उसमें से अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी ना 4000 प्लस की है जो कि ऑपरेटिंग है राइट नाउ। और अगर आप देखोगे इन्होंने ये बता रखा है कि हम लोग का आने वाले 3 सालों में 9 प्रॉपर्टी और आने वाला है, और खास करके टोटल इनका ओवरऑल 23 प्लस प्रॉपर्टी हो जाएगा आने वाले 3 सालों में। अगर आप ये देखोगे जो इंडिया में ना ओवरऑल लग्जरी सेगमेंट ग्रोथ हो रहा है वे 9% के करीब में हो रहा है, लेकिन अगर आप इनका देखोगे लीला पैलेस का तो ये लोग 20% 21% ऐसे ग्रोथ दिखा रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री से डबल से भी ज्यादा लीला पैलेस ग्रोथ दिखा रही है। अगर इनका सबसे मेन है ना जो राजस्थान में इनके पास 4 प्रॉपर्टी है, एक है आपका जैसलमेर में, एक है आपका जयपुर में, और भी आप जाके इनका पीपीटी पढ़िएगा आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो राजस्थान में ना इनके 4 प्रॉपर्टी हैं, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, और एक भी उनका एक और प्रॉपर्टी आया हुआ है, आप उसको भी जाके एक बार रीड करिएगा। तो फिर ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना यहाँ का पर डे का कॉस्ट वगैरह बहुत हाई होता है, जैसे कि 20,000 25,000 ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए 4 5 हज़ार रुपये में रुक गए, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, यहाँ पे कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो फिर जो इस बार के क्वार्टर में इनका ग्रोथ हुआ है ना वे होटल सेगमेंट से जो रूम का रेंट होता है वहां से 20% के करीब में ग्रोथ हुआ, और जो इनका फूड एंड बेवरेज सेगमेंट है जो मान लो सपोज करो इनके रिसोर्ट में गया
तो वहां पे जो भी खाना पीना करेगा, चाहे डिनर, ब्रेकफास्ट, चाहे लंच करे, कुछ भी करे, तो वहां पे इनका 29% का ग्रोथ हुआ है। अगर आप इनका ना ये देखोगे रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, तो यहां पे इनका ओवरऑल 20% का ग्रोथ हुआ है और ये 21,500 का है। यानी कि ये लोग हर एक रूम पे 21,500 का मिनिमम जनरेट कर रहे हैं, आप ऐसे समझो। और ये 20% का ग्रोथ हुआ है इस पर्टिकुलर सेगमेंट, यानी कि जो इनका रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है, जिसको हम लोग रेप पार भी कहते हैं। तो फिर यहां भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। और इंडस्ट्री अगर आप देखोगे ना, लग्जरी साइड का इस क्वार्टर में हार्डली वही 8-9% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन आप इनका देख लो 20% प्लस ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। और अगर आप इनका Q2 जाके देखोगे तो वहां पे एज सच कोई उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जो ग्रोथ आया ना वे काफी बेटर आया। अगर हम 9 मंथ का बात करें, Q1, Q2, Q3 मिला के लीला पैलेस के लिए, तो इनका 16% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे इन द सेंस कि मैं इबिट्टा की बात कर रहा हूं, इबिट्टा ग्रोथ, तो वे 22% के करीब में हुआ। और अगर आप कंपनी का कॉन कॉल सुनोगे या फिर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ोगे या फिर इनका मीडिया रिलीज को रीड करोगे, तो वहां पे मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हम लोगों का FY30 तक मान के चलिए 2000 करोड़ प्लस इबिट्टा हो जाएगा। और अगर आप ये जाके देखोगे FY25 में इनका हार्डली 590 करोड़ का इबिट्टा था, और कंपनी गाइड क्या कर रही है FY30 तक 2000 करोड़। यानी कि अगर ये 2000 करोड़ हुआ, अगर ये कंपनी ने क्लॉक किया, तो मान के चलिए ये 27% का एक CAGR बनता है, जो कि काफी आई थिंक अट्रैक्टिव है। अभी यहां पे देखो बात यही हो सकता है कि कंपनी क्या रेगुलर वे में हर एक क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे ग्रोथ दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। अब यहां पे कई बार ऐसा होता है ना, बिजनेस क्या करेगी, 2 क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, 2-3 क्वार्टर ठंडा रहेगा। तो मुझे ऐसे बिजनेस बिल्कुल नहीं पसंद है, और ऐसे बिजनेस में ना ज्यादा किसी को पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि आप वहां पे जान ही नहीं पाओगे कि भाई कौन सा क्वार्टर आपका बेटर होगा और कौन सा क्वार्टर आपका बिल्कुल खराब होगा। तो मैं ऐसे जो भी बिजनेस होते हैं वहां पे मैं उनको ट्रैक करता हूं, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा वही है, वहां पे हमेशा दिल में वे रहता है, डर रहता है कि भाई कब कौन सा क्वार्टर खराब आ जाएगा। तो ऐसे मुझे नहीं पसंद है। वही चीज अब देखना पड़ेगा लीला पैलेस के लिए कि क्या आपका ये जो 27% CAGR होगा इबिट्टा में, एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस, अगर ये हुआ तो क्या ये रेगुलर वे में होगा, और उससे भी मेन है ना आपका क्या ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे लीला पैलेस का काम क्या है, ये लोग रिसोर्ट हो गया, लग्जरी होटल हो गया, इस सब वर्टिकल में काम करते हैं। इनके पास 14 टोटल रिसोर्ट हो गया, प्रॉपर्टी है मिला उला के, और ये लोग 9 और लाने वाले हैं, जो कि 23 हो जाएगा आने वाले 3 सालों में, मान के चलो आप लोग। और इनके पास 4000 प्लस की है, यानी कि रूम है। तो फिर अगर ये कंपनी अच्छे लेवल पे हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयर में ग्रोथ नहीं दिखाएगी ना, और यहाँ पे खास बात ये भी है ना, चाहे राजस्थान हुआ, बॉम्बे हुआ, अयोध्या हुआ, चाहे आपका दुबई हो गया, इन्होंने रिसेंटली दुबई में भी अपना रिसोर्ट ओपन किया है, इंटरनेशनल भी। तो फिर अगर वहां पे मान लो टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग वहां पे ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं, लोग जाके वहां ज्यादा अपने आप को इंजॉय करना चाह रहे हैं, लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं रिसोर्ट में, अच्छे अच्छे रिसोर्ट में हो गया, लग्जरी सेगमेंट में हो गया, फूड एंड बेवरेज में हो गया। तो फिर अगर लीला पैलेस इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगी गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर हम कितना भी बात कर लें इंडस्ट्री क्या ग्रोथ है, अभी राइट नाउ क्या ग्रोथ है, मार्जिन क्या है, कोई सेंस नहीं बनेगा। ये तभी तक सेंस बनेगा जब तक कंपनी रेगुलर हर एक क्वार्टर में ग्रोथ दिखाए, और साथ में अगर इंडस्ट्री मान लो 10% से ग्रोथ हो रहा है, तो आप इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लेवल पे ग्रोथ दिखाओ, जैसे कि इस क्वार्टर में हुआ। यहाँ पे 9-9.5% के करीब में आई थिंक लग्जरी सेगमेंट ग्रो हुआ है होटल साइड में। तो फिर इन्होंने 21% का ग्रोथ दिखाया, यानी कि डबल से भी ज्यादा ग्रोथ दिखाया। तो ऐसे ही हमेशा गोइंग फॉरवर्ड भी अगर कंपनी परफॉर्म करे तो फिर कोई बात बनेगी, लेकिन वो ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अभी इनका रिसेंट में ही IPO आया है, लिस्टेड हुई है कंपनी, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक और देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड कैसा परफॉर्मेंस आता है नहीं आता है। अगर आप खास करके लीला पैलेस का इबिट्टा मार्जिन देखोगे ना, भाई साहब इनका 52% के करीब में इनका ओवरऑल इबिट्टा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है।
जो कि काफ़ी बेटर है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि 52% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो कंपनी तो नो डाउट अभी तो फिलहाल के लिए देखने में जो इनका नंबर आ रहा है, जो ये लोग बात कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये पूरा अच्छा तब होगा ना जब मैनेजमेंट और अच्छे लेवल पे अपना रेवेन्यू भी गाइड करे, अपना मार्जिन भी और अच्छे लेवल पे गाइड करे। इन्होंने इबिट्टा तो गाइड कर ही दिया कि हमारा 2000 करोड़ का इबिट्टा होगा FY30 तक, यानी कि 27% का CAGR से ग्रोथ होगा। तो ये भी एक बार कंफर्म कर दे कि भाई क्या ये बिट्टा आपका जो ग्रोथ आएगा ये रेगुलर वे में आएगा या फिर अप डाउन होते हुए आएगा। तो ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी। और खास करके मेन बात ये होता है ना, जो बिजनेस आपको अभी अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड वे अच्छा ही रहेगा। आपको हर एक क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर सपोज करो Q4 में जाके जो बिजनेस Q3 में अच्छा परफॉर्म किया है, अगर उसने Q4 में जाके पूरा मान लो खराब कर दिया, तो जाहिर सी बात है वे बिजनेस डील आपके लिए बिल्कुल वाहियात हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आपको हर एक क्वार्टर में हर एक बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे मत बैठे रहो कि भाई इन्होंने बोला है तो अच्छा है। हमेशा अच्छा नहीं रहता है कोई भी बिजनेस। बिजनेस तभी तक अच्छा रहता है जब तक कंपनी परफॉर्म कर रही है हर एक क्वार्टर में, हर एक मान के चलो सालों में, तो ही वे डील अच्छा बनेगा। और साथ में आपको पीयर टू पीयर कंपेयर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो लीला पैलेस तो मान के चलो रिसोर्ट में है, अल्ट्रा प्रीमियम में है, फिर भी ये लोग होटल सेगमेंट में तो है ही। तो फिर मैं ट्राई करूंगा इनको लेमन ट्री के साथ देखने का, ठीक है, इंडियन होटल के साथ देखने का। वैसे तो ये कंपेयर करना गलत वे है, क्योंकि लीला पैलेस ये लोग रिसोर्ट में है और इनका जो एक रेप पार है यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम वो भी 21,500 प्लस है। तो यहाँ पे मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक मान के चलो बिग पिक्चर देखने के लिए ना मैं पीयर टू पीयर कंपेयर करूंगा। चाहे वो लेमन ट्री हुआ, चाहे आपका इंडियन होटल हुआ, चाहे और भी जो भी होटल कंपनी है, एक बिग पिक्चर देखने के लिए। हाँ, आप वैसे नेक टू नेक कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडियन होटल का जो एक एवरेज होता है ना रूम रेंट, वे अलग है, लेमन ट्री का अलग है, ठीक है। फिर लीला पैलेस का तो पूछो ही मत, 21,500 प्लस है। तो यहाँ पे कोई प्रीमियम में है, कोई मिड रेंज में है, कोई अल्ट्रा प्रीमियम में है, कोई उससे भी लोअर रेंज में है। तो वही चीज है, लेकिन आप बिग पिक्चर लेवल तो जान ही सकते हो हर एक बिजनेस को ट्रैक करके, हर एक बिजनेस को पढ़ के। तो चलिए, आई थिंक मैंने पूरा ट्राई किया है आपको लीला पैलेस को समझाने का। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस बिजनेस को लेके तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या फिर आप मुझे एक्स पे DM कर देना। अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट कंपनी का बात करते हैं। ये है टेक महिंद्रा। तो अभी इनका कुछ देर पहले ही कॉन कॉल भी खत्म हुआ है और मैं पूरे कॉन कॉल में इनके लाइव भी था और इनका रिजल्ट भी कुछ देर पहले ही आया था। तो अगर हम बात करें इनका Q3 का क्या ग्रोथ हुआ INR टर्म में, तो इनका 8% के करीब में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और इनका जो पैट है वे 13% से ग्रोथ हुआ। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, अगर आप इनका वन टाइम ये जो एक्सपेंस वगैरह कंपनी बता रही थी, अगर ये हटा के देखोगे, ये एक्सक्लूड करके देखोगे, तो फिर इनके लिए 34% के करीब में इनका पैट ग्रोथ हुआ है, जो कि ऑपरेटिंग पैट है, जो रियल में पैट आया है। मान के चलो वे तो 13% से ग्रोथ हुआ है, लेकिन उसमें जो वन टाइम के चीजें हुई हैं, अगर वो हटा दोगे ना, तो अगर आप रियल वे में देखोगे टेक महिंद्रा के लिए, तो इनके लिए 34.9% का पैट में ग्रोथ हुआ है। और इनका मैनेजमेंट यही कह रहा था कि मे बी अब गोइंग फॉरवर्ड चीजें अच्छी हो रही हैं और इनको रिसेंट में जो ऑर्डर मिला है ना, वे 5 साल का हाईएस्ट है। और खास करके बस आपको यही देखना पड़ेगा कि भाई यूएस और यूरोप कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनका यूएस से ना ओवरऑल यानी अमेरिका से 50% ऑफ द रेवेन्यू वहीं से आता है कंपनी के लिए, और यूरोप से 25% ऑफ द रेवेन्यू वहां से आता है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो 75% प्लस बस दो एरिया से आता है, एक यूरोप हो गया और एक अमेरिका हो गया। तो अगर यहाँ पे टैरिफ का इशू और बढ़ा और यहाँ पे अगर टैरिफ का ये जो सिनारियो है और जल्द से जल्द सॉल्व नहीं हुआ
और अगर ये जो भी इशू चल रहा है बाहर के देशों में, अगर ये सब सॉल्व नहीं हुआ तो यार जितने भी ये आईटी कंपनी है, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, या फिर वे नॉन आईटी कैप, यानी कि जो अगर नॉन आईटी कंपनी है ना, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा अगर उनका पूरा डिपेंडेंसी बस यूएस और यूरोप साइड में है। जैसे कि जितने भी आईटी कंपनी है, चाहे आप इंफोसिस देख लो, टीसीएस देख लो, चाहे आप टेक महिंद्रा देख लो, चाहे आप विप्रो देख लो, चाहे आप एचसीएल टेक देख लो, इन सब का चाहे मिड कैप आईटी हो, चाहे स्मॉल कैप आईटी हो, चाहे लार्ज कैप आईटी हो, इन सब का मेनली जो एक आपका रेवेन्यू आता है ना, वे ज्यादा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इसी सब एरिया से ज्यादा आता है। जैसे कि टेक महिंद्रा 50% प्लस रेवेन्यू अमेरिका से आता है, 25% प्लस रेवेन्यू यूरोप से आता है। तो अगर ये सब चीजें सॉल्व नहीं हुई तो गोइंग फॉरवर्ड में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। लेकिन ये है कि इनका मैनेजमेंट आज के कॉल में काफी अच्छा उनका टोन था बात करने का। उनका यही कहना था कि एक तो ये जो ऑर्डर मिला है ये 5 साल का हाईएस्ट है, और सिनारियो में भी बेटर हो जाए गोइंग फॉरवर्ड, और इनका मार्जिन वगैरह में भी और इम्प्रूव हो जाए, और यहाँ पे ये जो लेबर कोड का एक इशू चल रहा है में भी ये सॉल्व हो जाए गोइंग फॉरवर्ड। और जो भी अगर हुआ प्रॉब्लम्स हो गए तो सारे आईटी कंपनी यही कह रही है कि हमारे मार्जिन में आप मान के चलिए 40 बेसिस पॉइंट से लेके 50 बेसिस पॉइंट के बीच में भी वहां पे हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप इनका Q2 देखोगे ना, Q2 FY26 टेक महिंद्रा के लिए, तो वहां पे इनका हार्डली वही मान के चलो 4-5% का ही ग्रोथ हुआ था। तो ये टेक महिंद्रा हो गया, चाहे एचसीएल हो गया, चाहे विप्रो हो गया, कोई ग्रोथ वैसा हो नहीं रहा है। मान के चलो सिंगल डिजिट में ही रेवेन्यू ग्रोथ हो पा रहा है। जैसे कि टेक महिंद्रा का लास्ट क्वार्टर 4-5% ग्रोथ हुआ, इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू ग्रोथ 8% हुआ। तो वही सिनारियो आपको देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या अच्छे लेवल पे और रेवेन्यू ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो चलो, आई थिंक मैंने टेक महिंद्रा का आपको पूरा बात बता ही दिया है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके तो आप मुझे एक्स पे डीएम कर देना, या फिर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी का बात करते हैं। ये है आपका SML महिंद्रा। तो इनका आप देखोगे ना, इसके पहले ये मैं सबसे पहले बात करता हूं ये SML महिंद्रा काम क्या करती है। ये लोग कॉमर्शियल व्हीकल में वर्क करते हैं, और ये SML महिंद्रा कोई और प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी उसको चला रही थी, लेकिन कुछ क्वार्टर पहले इसको महिंद्रा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया SML महिंद्रा को। तो फिर ये जो SML कंपनी है ना, ये बस हो गया, ट्रक हो गया, मिनी ट्रक हो गया, ठीक है, मिनी वैन हो गया, यानी कि जो कॉमर्शियल व्हीकल में यूज होता है, यानी कि जो कॉमर्शियल व्हीकल कहलाता है, वहां पे SML काम करती है। तो फिर अगर आप देखोगे जब जीएसटी का रेट कट नहीं हुआ था तो उसके पहले यहां पे ना मान के चलिए पूरा चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, कॉमर्शियल व्हीकल हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, पूरा मान के चलो एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। चाहे टाटा मोटर आप देख लो, चाहे मारुति देख लो, इन सब का मतलब हालत बहुत ज्यादा टाइट था, कहने का मतलब है। चाहे आप कॉमर्शियल व्हीकल में आप जाके देख लेना अशोक कंपनी को, या फिर आप इसी SML कंपनी को ही देखोगे ना, तो लास्ट मान के चलो साल भर से ना हालत टाइट था। लेकिन जब से ये जीएसटी का रेट कट हुआ है, इनका जो वॉल्यूम पहले डाटा आया व्हीकल सोल्ड का, क्योंकि ये जितने भी कंपनी है ना कॉमर्शियल व्हीकल में, चाहे पैसेंजर व्हीकल में, 2 व्हीलर में, इनका हर मंथ व्हीकल सोल्ड का डाटा आता है। तो अगर आप इसको एनालाइज करते, ये जो Q3 का नंबर आया SML के लिए, इसके पहले ही इनका वॉल्यूम का डाटा आ चुका था पूरे तीनों महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फिर जो इनका एक एवरेज इस बार के क्वार्टर में Q3 में व्हीकल सोल्ड हुआ ना, वे जो ग्रोथ हुआ वे 62% प्लस हुआ था इस बार के Q3 FY26 में। यानी कि ये मैं वॉल्यूम डाटा बता रहा हूं, अभी ये मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको जो इनका व्हीकल, अगर सपोज करो लास्ट ईयर के Q3 में अगर इन्होंने 100 गाड़ी बेची थी, बस, ट्रक, मिनी वैन, वैन वगैरह मिलाकर अगर इन्होंने 100 पीस बेचा था, ठीक है, लास्ट ईयर के Q3 FY25 में, तो इन्होंने इस बार 62 ज्यादा बेचा, यानी कि 162 टोटल इन्होंने इस बार ज्यादा व्हीकल, मान के चलो टोटल व्हीकल सोल्ड किया, यानी कि इसमें 62 व्हीकल ज्यादा सोल्ड किया। इसका मतलब यह है कि इनका 62% का वॉल्यूम में ग्रोथ आया, इनके व्हीकल में ग्रोथ आया। तो फिर अगर ज्यादा जितना वॉल्यूम में ग्रोथ होगा, व्हीकल सोल्ड में ग्रोथ होगा, उतना उनके रेवेन्यू में इनडायरेक्ट आपको दिखेगा।
तो जो आज का इनका नंबर आया ना वे काफी बेटर था, बेटर इन द सेंस कि इनका इस बार के क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करोगे ना एसएमएल महिंद्रा का, तो फिर 62% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ इस बार के क्वार्टर में। और अगर आप इनका पैट देखोगे तो इनका 17 करोड़ का पैट आया है। अगर आप इनका लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में जाके देखोगे तो वहां पे हार्डली वहां पे ना मान के चलो आधा करोड़ का पैट था, यानी कि 1 करोड़ भी पैट नहीं था लास्ट ईयर के Q3 में, लेकिन इस बार इनका 17 करोड़ का पैट आया। और यहां पे मैं बहुत लोग को देख रहा हूं ना एसएमएल को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं। यार देखो, कोई भी बिजनेस को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, हर एक क्वार्टर में डिफरेंट होता है, सिनारियो डिफरेंट होता है, चीजें डिफरेंट होती हैं। तो देखो, मैं आपको बता नहीं रहा हूं ऐसे कहने का कि आप मत करो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मैं अपना एक चीज बता रहा हूं कि मैं कैसे देखता हूं। तो मुझसे आप पूछोगे तो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द बिजनेस को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करता हूं। तो अगर मैं एसएमएल का नंबर देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि भाई आपका ईयर ऑन ईयर लेवल पे 62% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और आपका 17 करोड़ का पैट आया, जो कि लास्ट ईयर के Q3 में हार्डली आधे करोड़ का भी पैट नहीं था। तो फिर यहां पे तो रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ हुआ और इसके साथ में वॉल्यूम भी 62% आया हुआ था। फिर जो पैट आया वे 17 करोड़ का आया। और अगर आप इनका खास करके इबिट्टा मार्जिन देखोगे ना तो ये भी ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर लो या फिर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर लो, दोनों सिनारियों में इनका इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। अगर मैं बात करूं इस बार के क्वार्टर में इनका इबिट्टा मार्जिन टोटल 7.62% रहा और यही सेम चीज लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में Q3 में हार्डली 5.52% का था। अगर इनका लास्ट क्वार्टर आप देखोगे Q2 FY26 में तो वहां पे एसएमएल के लिए जो इबिट्टा मार्जिन था वे 7.55 था। तो फिर जो इस बार के क्वार्टर में क्या रहा 7.62%। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ, ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव हुआ। तो नो डाउट इनका व्हीकल सोल्ड डाटा भी जो वॉल्यूम आया वो भी अच्छा था, रेवेन्यू 62% से ग्रोथ हुआ वो भी अच्छा आया, इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुआ, पैट ज्यादा इंप्रूव हुआ। अब वही आपको देखना पड़ेगा, ये देखो पास्ट है। अब ये जितने भी कंपनीज हैं, चाहे किसी का नंबर खराब आ रहा है चाहे किसी का नंबर अच्छा आ रहा है, ये सब चीजें पास्ट हैं, ये सब चीजें अब जा चुकी हैं। अब आपका काम ये है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि Q4 में क्या होगा और FY27 में क्या होगा। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मार्केट को ये फर्क पड़ेगा कि भाई आप गोइंग फॉरवर्ड किस रेट से ग्रोथ दिखाओगे, आप क्या बात कर रहे हो। और खास करके एसएमएल जैसे कंपनी का ये बेनिफिट है ना, इनका हर मंथ में वॉल्यूम डाटा आता है। अगर इनका वॉल्यूम में मान के चलो जो ग्रोथ हो रहा है ना, अगर वो ग्रोथ नीचे की तरफ आने लगेगा तो इनका पूरा फुल नंबर आने से पहले ही आप जान जाओगे कि भाई इनका अब मतलब वे अब बात नहीं रही, अब वे जा चुका, जो पहले था वे में भी ना हो पाए। तो अगर आप एसएमएल को देख रहे हो तो आप यहाँ पे पीयर टू पीयर कंपेयर भी करना, आप यहाँ पे टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल के साथ कंपेयर करना, फिर उसके साथ आप फोर्स मोटर के साथ कंपेयर करना, फिर आप उसके साथ इसको आप कंपेयर करना अशोक लेलैंड के साथ। तो जितने भी ये कॉमर्शियल व्हीकल वाले बिजनेस हैं आपको उन सब को कंपेयर करना पड़ेगा, उन सब का वॉल्यूम डाटा आता है, हर मंथ आप उसको एनालाइज करो। फिर जैसे ही Q3 का नंबर आ जाएगा सबका, आप सबको फिर नंबर भी देख लो, किसका क्या रियल में नंबर में ग्रोथ आया, किसको कितना मार्जिन में इंप्रूव हुआ, किसका क्या कितना पैट आया, किसका कितना EPS ग्रोथ हुआ। तो आपको हर एक चीज A to Z एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या फिर आप मुझे X पे DM कर देना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था। अब हम लोग आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे।